हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। सभी कैसे हो? आज हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम का नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हमने वहन जो कि कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्त दाब के बारे में, वहन का आगे का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बीपी कैसे बढ़ रहा है, बीपी का कंट्रोल कैसे करना है, कितना होगा नॉर्मल बीपी। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा हमें आज की क्लास में। तो आज हम करेंगे बहुत ही अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट। तो चलिए जैव प्रक्रम का ये पोर्शन हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आइए मेरे साथ। हमने पढ़ लिया जैव प्रक्रम के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक बार हम देखें तो सही कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया है पाचन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था पोषण, स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में। पाचन ग्रंथियां पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं हमारा श्वसन तंत्र, हम कर चुके हैं क्या, हम कर चुके हैं वहन। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखिए अब हमारे पास है रक्त दाब। रक्त दाब को हम बोलेंगे क्या, हमारा ब्लड प्रेशर। आई होप सो कि आप सभी ने हमारा जो लास्ट की क्लास में हार्ट का जो डायग्राम था वो अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे बनाते हैं उसे, उसके कितने कक्ष हैं और हर कक्ष का क्या क्या काम है। अब है हमारे पास रक्त दाब। अब देखो हम अगर नॉर्मल बोलें कि रक्त दाब क्या होगा, रक्त का दाब यानी कि किसी भी वाहिका के अंदर से रक्त कितने दाब के साथ आ रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, रक्त दाब। तो रक्त दाब हमें क्या कह रहा है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है ये है हमारे पास रक्त वाहिका। ये है हमारे पास क्या, रक्त वाहिका। और इसमें बह रहा है क्या, रक्त। इसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। इसके अंदर रक्त बह रहा है। अब ये जो रक्त बह रहा है ये इसकी दीवार पे क्या लगाएगा, इसकी भित्ति पे क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा। दाब लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। इस दाब को हमने क्या बोल दिया, रक्त दाब। इस दाब को हमने क्या बोल दिया, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हमने क्या नाम दे दिया, रक्त दाब दे दिया। अब हमें पता है कि रक्त वाहिकाएं, हमारे पास जो रक्त वाहिकाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। धमनी, धमनी शिरा, धमनी शिरा और केशिकाएं। और क्या आ जाएंगे हमारे पास, केशिकाएं। तो धमनी है हमारे पास शिरा है और हमारे पास क्या होगी, केशिका। जो धमनी है उसके वॉल अंदर से क्या होगी, बहुत थिक होती है, ठीक है। तो अंदर का जो इसका भाग है वो कम होता है और ये कैसी मिलेगी हमें, पतली मिलेगी। तो इन्होंने कहा यह जो दाब होगा शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत ज़्यादा होता है, धमनी में ज़्यादा होता है। धमनी में जो दाब होगा वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और शिरा के अंदर दाब हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, यानी कि धमनी में जो रक्त बहेगा वो बहुत तेजी से बहता है और शिरा के अंदर रक्त का दाब क्या होता है, कम होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निल्य प्रकुंचन, संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निल्य अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। देखते हैं, एक हमने कहा कि जो रक्त दाब है, रक्त दाब को 2 भागों में बांट दिया। एक संकुंचन, एक सकुंचन, और एक टर्म को लिया हमने क्या, शिथिलन। सकुंचन का मीनिंग है कि जहाँ पर रक्त दाब के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जहाँ पर क्या किया जाएगा, संकुंचित किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर दाब क्या किया जाएगा, दाब को बढ़ाना, दाब को बढ़ाना।
यानी कि एक टाइप से हम बोलते हैं जहाँ पर क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुंचन करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और शिथिलन का मीनिंग है क्या हो जाना, आराम वाली स्थिति आ जाना, आरामदायक, आरामदायक यानी कि रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पर जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो रक्त दाब में एक आ जाएगा संकुंचन और एक आ जाएगा क्या, शिथिलन। और एक हमने पढ़ा कि जो धमनी है उसके अंदर दाब ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, शिरा की तुलना में। यानी कि जो धमनी में जो रक्त का दाब है वो ज़्यादा होगा और शिरा के अंदर रक्त का दाब क्या होगा, कम। अब आते हैं वापस उसी लाइन में। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान, प्रकुंचन दाब, जब दाब बढ़ेगा प्रकुंचन होगा तो जिसे क्या बोलेंगे हम, प्रकुंचन दाब। और निल्यों के शिथिलन के कारण होने वाला धमनी के अंदर जो दाब होगा उसे अनुशिथिलन। अब इन्होंने कहा कि ये जो दाब है वो दाब किसके कारण आ रहा है, निल्य के कारण। जो दाब आएगा निल्य के कारण, हमने पढ़ा था हृदय के दो तो क्या मिलेंगे, आलिंद, और दो क्या मिलेंगे, निल्य। ये रफली से देखेंगे हम, ऊपर वाले दो आलिंद है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निल्य और ये क्या हो जाएगा, बायां निल्य। अब ये रक्त को बाहर फेंक रहा है, ये रक्त को ऊपर भेज रहा है, यानी कि जो ज़्यादा काम है वो कौन कर रहे हैं, निल्य कर रहे हैं। जो ज़्यादा काम है वो कौन कर रहे हैं, निल्य। तो निल्यों के संकुंचन के कारण क्या हो जाएगा, धमनी में प्रकुंचन, धमनी में क्या हो जाएगा, प्रकुंचन। क्योंकि निल्यों में क्या हुआ है, निल्य में क्या हुआ है, संकुंचन। निल्य में क्या हुआ है, संकुंचन, जिसके कारण धमनी में क्या आ गया, प्रकुंचन आ गया। अगर मैं कहूँ, ये तो हमारे पास एक चीज आ गई, अगर निल्य में क्या आए, शिथिलन, तो धमनी में क्या आ जाएगा, अनुशिथिलन। क्या आ जाएगा, अनुशिथिलन। एक प्रकुंचन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा। क्लियर। तो दो चीजें होती है, एक संकुंचन होता है और एक क्या होता है, शिथिलन। संकुंचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। अब ये दिया हुआ है हमें क्या, रक्त दाब। जो रक्त दाब होएगा उसका ऊपरी भाग होता है संकुंचन बताएगा, और निचला भाग होएगा वो किसको बताएगा, शिथिलन को बताएगा। कितना होएगा, 120 मिलीमीटर मरकरी, और नीचे का कितना हो जाएगा, 80 मिलीमीटर मरकरी। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, मरकरी के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो 120/80 mmHg, तो नीचे कितना हो जाएगा, mmHg 80। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल बीपी। ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल बीपी। यहाँ पे लिखा हुआ है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि 150/100 mmHg कर दिया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्त दाब। क्योंकि नॉर्मल कितना है हमारे पास, 120/80 mmHg। इससे ज़्यादा चले जाओगे तो उच्च रक्तदाब आएगा, इससे कम चले गए यानी कि हमने क्या कर दिया, 80/50 mmHg पर चले गए, तो इसे हमने क्या बोल दिया, निम्न रक्तदाब। इसे हमने क्या बोल दिया, निम्न रक्तदाब।
तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 120/80, और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा उच्च रक्तदाब, इससे नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 80/50, यानी कि निम्न रक्तदाब। अब हम जो रक्तदाब मापते हैं उस मशीन को रक्तदाब मापन यंत्र, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि जिससे हम रक्तदाब यानी कि बीपी को मेजरमेंट कर रहे हैं, बीपी को माप रहे हैं, किससे मापेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? बीपी को मापते हैं। यानी कि ये जो मशीन हमें दी हुई है इसे हम क्या बोलेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे हम क्या बोलेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम क्या कर रहे हैं? बीपी को मेजरमेंट मापते हैं। और नॉर्मल कितना हो जाएगा? 120/80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम? मरकरी की। अब रक्तदाब देखो हमें क्या दिया हुआ है? सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg, यानी कि 120 mmHg अपॉन में क्या आ जाएगा? 80 mmHg। ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा? संकुंचन, या फिर इसका नाम क्या होगा? प्रकुंचन। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? शिथिलन या फिर अनुशिथिलन। ठीक है, ये हो गया 120 mmHg प्रकुंचन, शिथिलन 100। अब किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्तदाब को मापा जाता है। अब उच्च बढ़ जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, जिसे हमने क्या बोल दिया? अति तनाव बोल दिया, जिसके कारण इसका कारण हो जाएगा धमनियों का सिकुड़ना होता है। अब देखो, एक तो बड़ी पाइप से रक्त जा रहा है, एक बिल्कुल सिकुड़ी हुई पाइप से जा रहा है, तो यहाँ पर तो बीपी क्या रहेगा? नॉर्मल। लेकिन जब यहाँ से रक्त जाएगा तो रक्त का जो प्रेशर होएगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यानी कि जब धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, जिससे रक्त प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनियाँ फट भी सकती हैं तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अगर धमनियाँ सिकुड़ गई तो रक्त बहुत तेजी से जाएगा, यानी कि रक्त का दाब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर रक्त का दाब बहुत ज़्यादा हुआ तो ये धमनी फट भी सकती है, जिसके कारण आंतरिक यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हमें दिया हुआ है एक नया लसिका, यानी कि लिम्फ। लसिका यानी कि लिम्फ क्या होता है? अब हमारे पास है लसिका यानी कि लिम्फ। द्रव तरल कोशिकाओं से मिलकर बना उत्तक क्या होगा? लसिका। लसिका एक प्रकार का क्या होगी? टिश्यू यानी कि उत्तक है, जो किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव तरल कोशिकाओं से मिलकर बना। हमने पढ़ा था रक्त, हमने पढ़ा था क्या? रक्त। रक्त कैसा था? द्रव अवस्था में। रक्त का ही एक भाग मिलेगा हमें क्या? लसिका। ये लसिका भी किस रूप में मिलेगी हमें? द्रव रूप में मिलेगी। द्रव तरल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, हमें पता है एक प्रकार की जो कोशिका है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। तो द्रव वाली कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जो है वो क्या है हमारे पास? उस उत्तक को हमने क्या बोल दिया? लसिका। इस उत्तक को हमने क्या बोल दिया? लसिका बोल दिया। यह रुधिर में प्लाज्मा की तरह उपस्थित होती है। कुछ अन्य प्रोटीन जो लसिका वहन में सहायक करते हैं वह भी उपस्थित होते हैं, यानी कि लसिका के अंदर कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। अब लसिका के काम क्या क्या है? हमारे हृदय के अंदर रक्त के साथ साथ लसिका भी बह रहा है, तो इस लसिका के क्या काम मिलेंगे हमें? लसिका का काम हमें क्या दिया हुआ है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना? मजबूत करना, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलेगी? WBC। इसके अंदर हमें क्या मिलेगी? WBC, जिसका काम है क्या? इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी देना मतलब हमें क्या प्रोवाइड करवाना? प्रतिरक्षा।
क्या देना, हमें प्रतिरक्षा देने में, मजबूत करने का काम करती है। ठीक है, पची हुई व छोटी आंत्र द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। क्या कि जब हमारी छोटी आंत्र सबसे ज़्यादा क्या करती है, सबसे ज़्यादा करती है अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम ये इसका है, लेकिन इस अवशोषण में जो वसा बच जाएगी, ये अवशोषण में जो वसा बच जाएगी, इसका अवशोषण कौन करेगा, इसका अवशोषण करेगी हमारी लसिका। इसका अवशोषण कौन करेगा, तो इसका अवशोषण करेगी कौन, हमारी लसिका करेगी। अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का काम होगा। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, WBC का भाग मिलेगा। क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट। याद है हमने पढ़ा था कणिकाम्य और अकणिकाम्य। अकणिकाम्य में हमें मिला था क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षा देना, तो लसिका में क्या मिलेगी, हमें लिम्फोसाइट मिलेगी जो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का काम करेगी। अब आया हमारे पास हृदय के अंदर, मानव शरीर के अंदर वहन हो गया। अब हमने कहा कि पादपों के अंदर वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पादपों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखें पादपों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है। ठीक है, और यहाँ से खाना कैसे बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से क्या आएगी, सनलाइट। यहाँ से क्या आएगी, सनलाइट आएगी। अब हमने क्या दिया, ये इसकी जड़ें हैं। ये इसकी जड़ें हैं। अब हमने क्या दिया, पानी दिया। हमने क्या दिया, पानी दिया। इस जल को ऊपर तक लेके जाना, हर भाग तक लेके जाना, पत्तियों तक लेके जाने का काम कौन करेगा, ज से जल, ज से जाइलम। ज से क्या मिलेगा, ज से जल मिलेगा, तो जल के लिए हमें क्या मिलेगा, जाइलम। ज के लिए जल, ज के लिए जाइलम। अब खाना बनेगा, खाना बनेगा किस रूप में बनेगा, यहाँ से खाना बनेगा, तो यहाँ पर क्या बने, ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में क्या बन गया, खाना। अब खाना क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ये खाना जो बना है ग्लूकोज, ये खाना कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इनको खाने को नीचे लाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए, भोजन और खनिज के लिए हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोएम। क्या मिल जाएगा, फ्लोएम। क्या मिल जाएगा, फ्लोएम। ज से जल और फ्लोएम मिल जाएगा खाने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स कह रहा है। पहला कह रहा है कि पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का वहन करते हैं। जल के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, खनिज। तो जल मृदा में से यानी कि मिट्टी में से जल को ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। और पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को भोजन के नीचे भागों तक लाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम कर लेगा। हमने पढ़ लिया। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि ये निर्जीव उत्तक है, यानी कि नॉन लिविंग। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। जाइलम कैसा होएगा, नॉन लिविंग। और फ्लोएम कैसा होएगा, सजीव, यानी कि किस में मिलेगा, हमें लिविंग में मिलेगा। अब जाइलम की जो नलिकाएं हैं वो कैसी होती है, मोटी भित्ति वाली होती हैं। कैसी मिलेंगी, मोटी भित्ति वाली। ये कैसी मिलेंगी, मोटी भित्ति वाली मिलेंगी। संवहन नलिकाएं कैसी मिलेंगी, मोटी भित्ति वाली मिलेंगी। और चालनी नलिकाएं मुख्य रूप से मोटी भित्ति की नहीं होती। जो इसके अंदर जो चालनी नलिकाएं होंगी वो कैसी मिलेंगी, हमें पतली भित्ति वाली मिलेंगी। तो ये जाइलम और फ्लोएम में क्या हो गया, मेन रूप से, मुख्य रूप से क्या हो गया, अंतर। देखो अब हमें दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है हमारे को जाइलम और ये हमें दिया हुआ है क्या, फ्लोएम। ठीक है।
अब जाइलम किसका करेगा? जल और खनिज का। और ये किसका करेगा? भोजन का। ठीक है। अब भोजन एवं दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? खाना बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बना? भोजन बना। इस भोजन को नीचे लाने के लिए, मूल तक लाने के लिए कौन मिलेगा? हमें फ्लोएम मिलेगा। ठीक है। स्थानांतरित पत्तियों से पौधे के शेष भागों से ऊपरी व दोनों दिशाओं में होता है। अब जो प्लांट बना है, यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है, जो हमने किया था, तो खाना यहाँ से पूरी चारों तरफ इसकी शाखाओं तक भी लेके जाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग, यह क्रिया पूर्ण होती है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से ही पूर्ण होता है। और ऊर्जा इसे कहाँ मिल रही है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। और खाना किस रूप में बनता है? हमें पता है, सुक्रोज। फ्लोएम उत्तक में ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरण होता है। और ये ऊर्जा से क्या लगेगा? परासरण दाब लगेगा और खाना क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। अब हमने पढ़ा कि जल के लिए जाइलम, भोजन के लिए फ्लोएम मिलेगा। और यहाँ से जो खाना बनेगा, जो फ्लोएम खाना लेके जाएगा, वो कहाँ लेके जाएगा? सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। और जल भी कहाँ जाएगा? सभी दिशाओं में। जल भी कहाँ जाएगा? सभी दिशाओं में गमन करेगा। तो हमने पढ़ लिया मनुष्य के अंदर वहन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ लिया कि पेड़ पौधों के अंदर वहन कैसे मिलेगा। ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमने कर लिया वहन का पूरा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने पहले पढ़ा था वहन, हृदय के बारे में, रक्त के बारे में, लसिका पढ़ ली हमने, रक्त दाब पढ़ लिया हमने पौधों में भी पौधों में भी क्या पढ़ लिया? भोजन का परिवहन पढ़ लिया, जल का परिवहन पढ़ लिया। एक और चीज, जल, जाइलम और फ्लोएम को हमने एक साथ एक टर्म में क्या बोल दिया? संवहन बंडल। ठीक है, ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिए और वेट कीजिए हमारी नई क्लास का। थैंक यू।